अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। नावल पढ़े थे हम गाज़ी ये तेरे पूरी स्टार बंदे। इसकी राइटर हैं बिस्मा एजाज़। आज हम इसकी एपिसोड 22 का आगाज़ करते हैं। आनिया जानबूझकर दुआ की कॉल अटेंड नहीं कर रही थी। इसे बहुत गुस्सा था कि बाबा ने एक दफ़ा भी इसे कॉल नहीं की थी। इसके ख्याल में सिकंदर को बस दुआ ही की फ़िक्र थी। जब किसी को इसकी फ़िक्र ही नहीं थी तो वो क्यों करे। इन्हीं सोचों में गलता थी कि वली का फ़ोन आ गया। आनिया, मैं काफ़ी शॉप में बैठा हुआ हूँ, तुम जल्दी से पहुँचो। ओके वली, मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। लिबास तब्दील करके इसने चादर ली, कंधे पे बैग लटकाया। आनिया, ये गलत है, तुम गुमराही के रास्ते पे जा रही हो, मत जाओ। हमेशा की तरह कोई इसके अंदर से बोला और हमेशा की तरह इसने इस आवाज़ को झटक दिया। जब मोहब्बत की झूठी पटी आंखों पे बंदी हो तो ज़मीर की आवाज़ यूं ही दबके रह जाती है। इस्लामाबाद की पुरसकून फ़ज़ा में ढेरों खिले हुए सुर्ख गुलाब सुबह को खुशनुमाई बख्श रहे थे। अफराज और हादी को हेड क्वार्टर तलब किया गया था। मेजर आसिम भी वहीं थे। यानी मामला नहायत सीरियस और गंभीर था। जेंटलमैन, आप दोनों खैर से पहुंच गए? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई रास्ते में? मेजर जनरल उबैद खान ने पुरशफीक अंदाज से पूछा। नो सर, दोनों भी एक वक्त नफ़ी में सर हिला के बोले। मेजर सिकंदर ने जो रिपोर्ट भेजी है इसके मुताबिक कल 2 इंडियन ऑफिसर्स यहाँ कराची आ रहे हैं। वो कराची तक तो आ जाएंगे मगर आगे इनको रेस्क्यू करना हमारा काम होगा। हादी और अफराज, आप दोनों को इन 2 इंडियन ऑफिसर्स की शनाख्त लेकर मिशन को मज़ीद आगे बढ़ाना होगा। मेजर आसिम आपको लीड करेंगे। फिर वो हादी की तरफ देखते हुए कहने लगे, ये केस आईबी और आईएसआई दोनों का ही है, इसीलिए आपको यहाँ बुलाया गया है। वलीद राव के जिन एजेंट से रब्ता था इनका पता मेजर सिकंदर ने हमें मुहैया कर दिया है। हमें बस अब इनको अपने चुंगल में फंसाकर सब कुछ बुलवाना है। लेकिन सर, जो करतारपुर बॉर्डर की रिपोर्ट है इसका क्या? हम इसकी बिना पर कुछ साबित नहीं कर पाएंगे, मेजर आसिम ने परेशानी से कहा। वो रिपोर्ट कर्नल रंजीत सिंह के घर के खुफिया लाकर में है और मेजर सिकंदर की बेटी और आईबी एजेंट बहुत जल्द इस कर्नल के घर के अंदर होंगे। मेजर जनरल उबैद खान ने फातिहाना मुस्कुराहट से कहा। हादी के लिए ये नई बात थी। इसे अपनी माहिन मैडम पर फ़ख्र सा हुआ। हादी और अफराज को इनकी ड्यूटी अच्छे से समझा दी गई थी। इंडिया में होने वाली कार्रवाई का सारा दारोमदार दुआ फातिमा माहिन पे था। वो अपने पैरों पर खड़ी ना होने के बावजूद दुश्मन के पैरों तले से ज़मीन निकालने की सलाहियत रखती थी। सुनो ए चांद सी लड़की, अभी तुम तितलियां पकड़ो या फिर घड़ियों से खेलो तुम, या फिर मासूम सी आंखों से ढेरों ख्वाब देखो तुम। फराज व फैज़ मोहसिन की किताबें मत अभी पढ़ना, ये सब लफ्ज़ों के साहिर हैं, तुम्हें उलझा के रख देंगे। तुम्हें मालूम ही कब है, मोहब्बत के लिबादे में हवस और हिर्स होती है। ये इंसानों की दुनिया है मगर इनसे कहीं बढ़कर यहाँ वहशी दरिंदे हैं। वो वहशी जिनकी आंखों में मचलते प्यार के पीछे हवस और हिर्स होती है। अभी कच्ची कली हो तुम, अभी कांटों से मत खेलो, अभी अपनी हथेली पर किसी का नाम मत लिखो, अभी अपनी किताबों में गुलाबी फूल मत रखो, अभी शेरों में मत उलझो, अभी तो उम्र बाकी है, अभी खुद को संभालो तुम, अभी मत गुनगुनाओ तुम, अभी से इश्क मत सोचो, अभी सब भूल जाओ तुम। सुनो ए चांद सी लड़की। वो कमरे में चट लेटी मोबाइल हाथ में पकड़े इस नज़्म को पढ़ी जा रही थी जो दुआ ने इसे सेंड की थी। जब भी दुआ को कोई शायरी अच्छी लगती थी तब वो इसे ज़रूर सेंड करती थी। दुआ फातिमा हस्बे मामूल अपने स्कूल में थी जबकि इसने आज छुट्टी की हुई थी। इस नज़म को पढ़ते हुए वो सोच रही थी कि क्या दुआ सब जान चुकी है और क्या ये कोई अनकहा पैगाम है। वो घबरा कर उठी, पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें माथे पर बहने लगीं। आनिया, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये सब गलत है, तुम पलट आओ। आनिया अंदर की आवाज़ बढ़ने लगी। अभी से इश्क मत सोचो, अभी सब भूल जाओ तुम। नहीं, वली बहुत अच्छा है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। इसने सारी आवाज़ों को झटका। आनिया, मैं तुम्हें कितना समझाती रहती थी लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। दुआ की आवाज़ कहीं आस पास ही गूंजी थी। आनिया, मेरी तरबियत का ये सिला दिया तुमने, अपनी माँ को जीते जी मार दिया। इसे लगा जैसे फातिमा ने इसको थप्पड़ मारा हो। बेटा, तुम्हें मेरी मोहब्बत की ज़रूरत थी ना, फिर कैसे किसी और मर्द की मोहब्बत तुम्हारे दिल में आ सकती है। सिकंदर की शिकवा कुनाह आवाज़ इसके दिल को दहला गई। सोनिया, ये अब हमारी दोस्त रही नहीं, ये गलत लड़की बन गई है। निमरे का गुस्से वाला अंदाज। आनी, तुम अच्छी लड़की नहीं हो। सोनिया की बेरुखी। सुनो ए चांद सी लड़की, मोहब्बत के लिबादे में हवस और हिर्स होती है।
सारी आवाज़ें गुडमुड सी हो रही थी। दुआ की फ़ातिमा की, सिकंदर की और इसकी दोस्तों की। आह! वो चिल्लाई, मैं अच्छी लड़की हूँ, क्या मोहब्बत करना कोई जुर्म है? नहीं ज़ोर चलता मेरा दिल पे। क्या करूँ, सब मुझे गलत और कसूरवार कहे जा रहे हैं। वो धाड़े मार मार कर रोने लगी। क्यों किसी मर्द की मोहब्बत मेरे नसीब में नहीं है? बाबा की मोहब्बत अगर मुझे मिलती तो शायद मैं इस तरफ जाती ही ना। अभी तो उम्र बाकी है, अभी खुद को संभालो तुम। मोबाइल पर बेल हुई तो आंसू साफ करके देखा, दुआ की कॉल आ रही थी। क्या वो सामना कर सकती थी अपनी बहन का? लेकिन ये दिल पर बढ़ता बोझ इसकी जान निकाल रहा था। दुआ से ज़रूरी कोई अच्छा मशवरा देगी। खुद को कंपोज करके इसने कॉल उठाई। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रा, इंडिया की प्राइमरी फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसका क़याम सितंबर 1968 में अमल में आया था। इस एजेंसी को बनाने की बड़ी वजह इंडिया और चीन की 1962 की लड़ाई और पाक भारत जंग 1965 में इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो की नाकामी थी। शुरू में इसके मकसद में मुल्की और गैर मुल्की मामलात को देखना था और इनकी जांच पड़ताल करना था, मगर आहिस्ता आहिस्ता इस एजेंसी को वसी किया गया और यूँ इसमें एजेंट भर्ती किए जाने लगे ताकि इंडिया भी दूसरी एजेंसियों की तरह गैर ममालिक में घुस सके। कराची में रा के 2 नए एजेंट आ चुके थे, जिसकी वजह से पहले से मौजूद एजेंट्स के कामों में आसानी पैदा हो गई थी। अब वो अक्सर अपने छोटे मोटे काम विक्रम और विकी और मोहिन को सौंप देते थे। ये दोनों बड़े फ़ाल बंदे थे, झटपट मिनटों में हुक्म की तमील करते थे। वर्मा और राजेश तो इनके काम की वजह से बहुत खुश थे, मगर विकास अपनी शकी आदत के मुताबिक इन दोनों पे भी एतबार नहीं करता था। पिछले हफ्ते से अजीब हालात पैदा हो गए थे। हर किस्म की मालूमात हासिल होने के बावजूद हालात इनके कंट्रोल में नहीं थे और वलीद का भी कोई अता पता ना था। उड़ती खबरों के मुताबिक एजेंसी वालों ने इसे गिरफ्तार कर लिया था, मगर इन्हें अभी पक्की खबर मौसूल नहीं हुई थी। राजेश, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। मुझे लगता है कहीं कोई बड़ी गड़बड़ है, वरना वो वलीद तो बगैर किसी वजह के ही हर दूसरे दिन फ़ोन कर लेता था। अब तो इतने दिन हो गए हैं, वाकई वो पकड़ा तो नहीं गया? वर्मा ने तशवीश से पूछा। लग तो ऐसा ही रहा है, इसने भी तायद की। मुझे तो पहले दिन से ही लग रहा है कि वो दुश्मनों के हाथ लग चुका है, मगर तुम लोग मेरी सुनते ही नहीं हो, विकास तपे हुए अंदाज में बोला। अगस्त शुरू हो चुका था, बाहर की घुटन इनके सीनों में भरने लगी थी। सवाल यह है अगर ये सच है तो हमें क्या करना है? वर्मा ने सबकी तरफ देखते हुए कहा। इंतज़ार। जवाब विकी की तरफ से आया था, जो मज़े से सोफे पर लेटा हुआ था। वो क्यों? पकड़ा वो गया है और इंतज़ार हम करें, बल्कि अच्छा हुआ मुसीबत टली सर से, विकास कहकर फ्रिज से बोतल निकालकर घूंट घूंट पीने लगा। शदीद परेशानी में वो ऐसा ही करता था। तुम शायद समझे नहीं, मुसीबत टली नहीं बल्कि सर पे पड़ने वाली है, क्योंकि बलूचिस्तान में पहुंचाया जाने वाला असलहा हमें वलीद के ज़रिए मिलता था। अब अगर वो ही पकड़ा गया है तो अब तक वो ज़ुबान खोल चुका होगा। हम दोनों तरफ से मुसीबत में घिर चुके हैं, इसीलिए बेहतर यही है कि अभी सिर्फ इंतज़ार किया जाए। विकी ने उठकर बैठते हुए तफसील से सारी सूरत हाल वाज़िया की। कह तो ये ठीक रहा है, मोहिन ने तायद की। लेकिन इन्हें अगर हमारे ठिकाने का इल्म होता तो अब तक हम भी जेल में होते। वर्मा ने एक और नुक्ता उठाया। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, हम खुद ही बाहर निकल के इन्हें दावत दें कि आओ हमें गिरफ्तार करो? विकी ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। अब मैंने ऐसा भी नहीं कहा, वर्मा ने तेज़ी से कहा। लड़ना बंद करो और खामोशी से सब मेरी बात सुनो। राजेश ने हाथ उठाकर सबको खामोश करवाया। अभी चंद दिनों में हमें ऊपर से मेल रिसीव हो जाएगी, जिसमें पूरे साल का प्लान होगा कि हमें आगे क्या करना है। करतारपुर बॉर्डर वाला मामला भी तभी आगे जा सकेगा जब तक आर्डर्स नहीं मिलते। हम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते। विकी ठीक कह रहा है, हमें चंद दिन इंतज़ार करना होगा। ओके बॉस, डन है। सबसे पहले विकी ने ही कहा था। मेरी तरफ से भी डन है, मोहिन ने भी हाथ उठाकर कहा। ठीक है, मुझे क्या एतराज़ होगा जब सबको ये मंजूर है, वर्मा ने शाने उचकाते हुए कहा। सबकी नज़रें अब विकास पे थीं, जो हरगिज़ भी आमादा नहीं लग रहा था। डन है, इसने बेदिली से कहा था। सबको अब बेचैनी से इसी ईमेल का इंतज़ार था जो रा के आला हकाम की जानिब से मौसूल होनी थी। वो आईने के सामने खड़ी कब से तैयार हो रही थी। आज सोनिया की सालगिरह थी और वो 10 मिनट में इसे पिक करने आने वाली थी। इसने दुबई से ख़रीदी हुई हल्के आसमानी रंग की खूबसूरत कढ़ाई वाली शर्ट के साथ इसी रंग का खुला सा ट्राउज़र पहना हुआ था। दुपट्टे को रोल करके गले में डाला। बालों की फ्रेंच चुटिया बनाकर मेकअप के नाम पर सिर्फ लिपस्टिक और हल्की सी क्रीम लगाई थी। बकौल इसके ज़्यादा मेकअप में वो मासूम नहीं लगती और आज इसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत
इसी मासूमियत की थी। वो जूते पहन रही थी जब सिकंदर कमरे में आई। वाह भाई, मेरी बेटी तो बहुत खूबसूरत लग रही है, वो इसे सराहते हुए बोले। थैंक्स बाबा, बस दुआ करें मेरे जाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाए। तुम्हें पता है ना दुआ कि तुम्हें क्या करना है? सोनिया और इसके पेरेंट्स को इस हद तक कंट्रोल करना होगा कि तुम्हारा इसके घर आना जाना हो जाए। वो करतारपुर बॉर्डर वाली फ़ाइल हमारे लिए बहुत अहम है, इसे हर हाल में हासिल करना होगा। इसके सैंडल्स की स्ट्रिप बंद करते हुए वो समझाते हुए बोले। डोंट वरी बाबा, मैं सब कर लूँगी, आप फिक्र ना कीजिएगा। बस थोड़ा सा डर लग रहा है। ये इंडियन आर्मी वाले बड़े शातिर और शफ़ाक होते हैं, कहीं मैं पकड़ी ना जाऊँ। इसने खदशा जाहिर किया। वो अपने मुल्क में तो वो भेस बदल कर वज़ीर आज़म के घर में भी बेधड़क दाखिल हो सकती थी, क्योंकि वो एजेंट थी और पकड़ में आ कर भी वो गिरफ्तार नहीं हो सकती थी। मगर ये दुश्मन मुल्क था, यहाँ कदम कदम पे ख़तरा था। बेटा तुम फिक्र नहीं करो, अजीज़ भी वहीं होगा, तुम बस पुरएतमाद रहना और बिल्कुल भी फिक्र ना करना। वो इसे तसल्ली देते हुए बोले। अच्छा, लेकिन आपने पहले तो नहीं बताया कि वो भी जाएंगे। वो हैरान हुई। चलो तुम निदा के साथ बाहर आओ, मैं तब तक अजीज़ को देख लूँ, वो इसकी बात टालते हुए बोले। और हाँ, एक बात का ख्याल रखना, वहाँ सिक्योरिटी बहुत सख्त है, सिवाय घर वालों के बगैर चेकिंग किए वो किसी को भी अंदर नहीं जाने देते, सोनिया के दोस्तों को भी नहीं। इसलिए ये पेंडेंट तुम सोनिया के ज़रिए अंदर लेकर जाओगी, क्योंकि इसमें कैमरा है, मुझे वहाँ के हालात जानने में आसानी रहेगी। जाते जाते पलटकर इन्होंने इसे एक पेंडेंट थमाया जो ख़ुद अजीज़ के कमरे में और ख़ुद अजीज़ के कमरे में चले गए। सोनिया का मैसेज आ चुका था। वो पार्किंग एरिया में गाड़ी लिए इसका इंतज़ार कर रही थी। निदा को गिफ्ट्स पकड़ाए वो इसके साथ नीचे चली आई। सोनिया गाड़ी से उतरकर इसकी जानिब बढ़ी। माय गॉड कीती, यू आर लुकिंग डिफरेंट एंड सो ब्यूटीफुल, वो इससे गले लगाते हुए बोली। हैप्पी बर्थडे सोनिया, इसने विश किया। अब सड़क पे विश करोगी तुम? निदा कीती को गाड़ी में बिठाने में मेरी मदद करो। वो इसे गिरकते हुए निदा के साथ मिलकर इसे फ्रंट सीट पर बिठाने लगी। निदा सारे गिफ्ट्स वाले शोपर पकड़े पीछे बैठ गई। अब ये व्हील चेयर गाड़ी में कैसे आएगी? दुआ ने परेशानी से पूछा। तुम फिक्र ना करो, मेरा ड्राइवर ले आएगा। वो गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोली। अच्छा ठीक है, नज़रें चुराते हुए इसने कहा। इसे वो पेंडेंट किसी सूरत सोनिया के क्लच में डालना था। सोनिया काम करोगी प्लीज़, इसने मुल्तजियाना अंदाज में कहा। हाँ बोलो, वो नरमी से बोली। वो सामने रोड पे जो फ़कीर खड़ा है, इसको ये कुछ पैसे मेरी तरफ से दे आओ। इसने कुछ नोट इसकी तरफ बढ़ाए। ओके, लेकिन ये पैसे तुम अपने पास रखो, मैं खुद दे आती हूँ। इसने अपना क्लच खोला। नहीं नहीं, तुम यही देकर आओ, वरना मैं नहीं जाऊँगी। इसने इसके खुले बैग वाले हाथ में से वो पैसे पकड़ाते हुए कहा। इसने इसके खुले बैग वाले हाथ में वो पैसे पकड़ाते हुए कहा। अच्छा ठीक है, वो कहते हुए गाड़ी से उतर गई और सामने खड़े फ़कीर की जानिब बढ़ने लगी। दुआ के लिए इतनी मोहलत काफ़ी थी। इसने जल्दी से वो पेंडेंट इसके खुले क्लच में डाल दिया और बंद कर दिया। सोनिया ने वापस आकर ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी फराटे भरती सोनिया और दुआ की मुश्तरका मंजिल की जानिब जाने लगी। सिकंदर ने ठीक कहा था। इस बात का बखूबी अंदाज़ा सिक्योरिटी से हो रहा था। इसका बैग मेटल डिटेक्टर से चेक करने के बावजूद सारी चीज़ें निकाल कर देखा गया था। इसके खुद की भी स्क्रीनिंग की गई थी। आई एम सॉरी की थी, मगर डैड बहुत कॉन्शियस हैं, इसलिए ये मामूल का काम है। सोनिया ने माजरत की, जो इसने इट्स ओके कहकर कबूल कर ली। ये तकरीब बड़े पैमाने पर की गई थी। ख़ास बड़े लोगों को और मीडिया को भी मदऊ किया गया था। वो सोनिया के साथ अंदर बढ़ी। बड़े से हाल में खूबसूरत डेकोरेशन की गई थी। तकरीबन सारे मेहमान आ चुके थे, ज़्यादातर सोनिया के दोस्त थे। इसकी एंट्री से सभी इसकी जानिब मतवज्जो हो गए। एक खूबसूरत मफलूज लड़की की मौजूदगी सबके लिए हैरानकुन थी। वो सबको नज़रअंदाज करते हुए डॉक्टर नबीहा की तरफ बढ़ी, जो एक बड़ी बड़ी सी मूंछों वाले मर्द के साथ खड़ी थी, जो यकीनन सोनिया का बाप था। हेलो डॉक्टर नबीहा। हेलो सर। नबीहा इसे देखकर बेइंतहा खुश हुई। रंजीत, ये है वो प्रिंसेस जो सोनिया की दोस्त और मेरी पेशेंट है। बहुत बहुत क्यूट है ये। इसने खुश दिली से इसका तारुफ करवाया था। हाँ, ये तो वाकई बहुत सादा और मासूम है कर्नल रंजीत ने तायद की। कैसी हो तुम गिती? भाई, हमारे घर में तो सारा वक्त सिर्फ तुम्हारा ही जिक्र होता रहता है, लेकिन गलत नहीं होता। तुमने मेरी बेटी को टोटली चेंज कर दिया है। अब वो बहुत खुश रहने लगी है। दूर खड़ी कहकहे लगाती सोनिया को देखकर वो भी मुस्कुरा दी। अंकल छोड़ें ये सब बातें, मैं आपके लिए और डॉक्टर नबीहा के लिए गिफ्ट लाई हूँ। इसने निदा को इशारा किया और इससे 2 बड़े शापर लेकर इन दोनों को थमा दिए। ओह सो क्यूट गिती, हमारे लिए गिफ्ट्स की क्या ज़रूरत थी भला? बर्थडे तो सोनिया की है ना, डॉक्टर नबीहा ने खुश होते हुए कहा। इसके लिए भी लेकर आई हूँ, लेकिन पहली बार जब किसी के घर जाते हैं तो गिफ्ट लेकर जाते हैं ना, ऐसे खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। अगर आप मेरे गिफ्ट्स इस्तेमाल करेंगे तो मुझे खुशी होगी, वो रिसानियत से मुस्कुराते हुए कह रही थी। आप दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं सोनिया को भी गिफ्ट देकर आती हूँ। वो व्हील चेयर धकेलती हुई इसके पास चली गई।
कितनी डिसेंट लड़की है। कर्नल रंजीत का तबसरा इसके कानों में पड़ा था। वो मुस्कुरा उठी। सोनिया, तुम इधर ज़रा साइड पे आओ। मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट सेपरेटली देना चाहती हूँ। इसके कहने पे सोनिया हंसते हुए इसे लेकर सबसे दूर आखिर वाले टेबल पे आ गई। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। इसने एक प्यारा सा बॉक्स इसकी जानिब बढ़ाया। वाह, थैंक यू सो मच, वो गिफ्ट खोलते हुए बोली। सोनिया की मुकम्मल तवज्जो इस गिफ्ट पे थी। क्लच इसने अपने कंधे पर पहना हुआ था। अब वो क्या करे? कुछ सोचते हुए दुआ ने सरसरी से अंदाज में पूछा। सोनिया, वैसे तुम्हारा क्लच बहुत प्यारा है, कहाँ से लिया है? अरे तुम्हें अच्छा लगा, लो तुम रख लो ना। इसने फ़ौरन अपना क्लच इसकी झोली में रख दिया। अब वो गिफ्ट खोल चुकी थी। इस खूबसूरत डिब्बी में एक खूबसूरत सा ब्रेसलेट था। ओह वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल। वो मुकम्मल तौर पे मगन हो चुकी थी। नजर बचाते हुए इसने जल्दी से वो पेंडेंट सोनिया के क्लच से निकाल लिया। ये लो सोनिया तुम्हारा क्लच। मैं तो यूं ही कह रही थी, मैं ये नहीं ले सकती। इसने इसका क्लच इसके हाथों में थमाया। लेकिन तुम्हें तो ये अच्छा लगा ना? हाँ, लेकिन जो चीज़ अच्छी लगे ज़रूरी तो नहीं इंसान मुहासिब भी कर ले। वैसे भी ये तुम्हारी मलकियत है और मैं दूसरों का हक नहीं ले सकती। इसने दो टोक कहा। गीती, तुमने भी तो मुझे गिफ्ट दिया है, तो क्या मैं नहीं दे सकती? सोनिया ने नाराज़गी से कहा। अच्छा ठीक है, तुम मुझे भी मेरी बर्थडे पे गिफ्ट दे देना। इसने हिसाब बराबर करने की कोशिश की। ओके, बर्थडे पे डन है फिर। सोनिया ने बेदिली से हाँ की। अच्छा चलो केक काटो, जाकर सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मैं भी 5 मिनट में आती हूँ। दुआ ने इसको जाने का इशारा किया। आ जाना पूरे 5 मिनट बाद। वो अपना क्लच दोबारा से गले में डालते हुए कहकर केक काटने चली गई। ये कैप्टन यूएस से कहाँ है? बाबा ने तो कहा था कि वो भी इधर ही होंगे, मगर नज़र तो नहीं आ रहे। वो इसे इधर उधर ढूंढते हुए बोली। मैडम, क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकता हूँ? एक रिपोर्टर इसके पास आकर बोला। जी नहीं। वो इसे बगैर देखे दो लफ्ज़ी जवाब देकर फिर से अजीज़ की तलाश में नज़रें दौड़ाने लगी। गालबन आप किसी को तलाश कर रही हैं? इसने बात बढ़ाने की खातिर कहा। वहाँ सब मेहमान मीडिया वालों को अपने अपने तासुरात बता रहे थे कि आज की सालगिरह कैसी है। मिस्टर रिपोर्टर, मैं किसी को नहीं ढूंढ रही। बेहतर होगा आप यहाँ से 9 तो 11 हो जाएं। इसकी जानिब गुस्से से देख कर कहते कहते वो रुकी। चेहरे पर गोल चश्मा और हल्की सी दाढ़ी मूछ लगाए वो रिपोर्टर दुआ को एक लम्हा लगा था इसे पहचानने में। जी, मैं असल में नकली अमेरिका साहब को ढूंढ रही हूँ, अगर आप कुछ मदद कर सकें तो। वो मुस्कुराहट दबाए मासूमियत से पूछने लगी तो अजीज़ बेसाख्ता हंस दिया। वैसे मिस कीती, क्या किसी ने आपको बताया है कि आज आप कुछ अच्छी लग रही हैं? वो नरमी से इसे निगाहों के हसार में लिए पूछ रहा था। जी, मेरे बाबा ने बताया था, वो ज़ोर शोर से सर हिलाते हुए बोली। लेकिन आप ज़रा भी अच्छे नहीं लग रहे मिस्टर चश्माटू, अजीब सी मखलूक लग रहे हैं। इसने नाक सुखेड़ते हुए कहा। ठीक है, मैं चला जाता हूँ फिर। मैं तो आपका ख्याल करके आ गया था कि आप अकेली हैं। कोई नहीं, इट्स ओके। वो रुख मोड़ के जाने लगा। सुने अजीज़, इसने बेख्तियार पुकारा। क्या मैंने आपको नाराज़ कर दिया है? इसने होले से पूछा। जी बिल्कुल। दुआ मैडम, आपको क्या लगता है कि एक्टिंग सिर्फ आपको आती है? वो मासूमियत से बोला। अच्छा, आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ कि आप यहाँ सिर्फ मेरे लिए आए हैं। वो नदामत से सर झुकाए बोली। इट्स ओके, मैंने आपको माफ़ किया, अजीज़ ने फ़राख दिली से कहा। लेकिन मिस दुआ सिकंदर, एक बात तो आपको माननी होगी कि वो पल भर को रुका कि मैं आपसे अच्छा एक्टर हूँ। वो शरारत से कहकर वो भागा था वहाँ से। उफ, इस कैप्टन खड़ूस को अल्लाह से मुझे पागल बना दिया। मुझे जिसने आधी दुनिया को पागल बनाया हुआ है। वो कलसते हुए सोनिया की तरफ जाने लगी। पेंडेंट इसने गले में पहन लिया था। इसका इरादा था कि सोनिया की सालगिरह की तकरीब के बाद वो सारा घर देखेगी, ताकि इसको पता तो चले कि कर्नल रणजीत का कमरा कौन सा है। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। खौफ और पुरअसरारियत ने हर तरफ डेरे जमाए हुए थे। वो इसी माहौल में चलती जा रही थी कि अचानक रोशनी सी हुई और सब कुछ मुनक्कस हो गया। वो एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे थी। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। एक तरफ नहर भी बह रही थी। वो इस दिलनशी मंजर में खोई। फिर इन्हें इनका बेटा दिखाई दिया, सफ़ेद कपड़ों में मलबूस हौज़ के किनारे बैठा हुआ। वो दौड़ते हुए इसके पास गईं। कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया, माँ को बताया भी नहीं। अम्मी, मैं बहुत अच्छी जगह पे हूँ और बहुत सुकून में भी हूँ। वो पानी में पैर भिगो रहा था। एकदम से चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दी। लेकिन मैं अकेली हूँ, तुम वापस आ जाओ ना। इन्होंने हसरत से इसके रोशन चेहरे की तरफ देखा, जहाँ नूर और सुकून था। अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ, आप बस दुआ करें मेरे बारे में। वो धीमा सा मुस्कुराया। लेकिन मैं बहुत अकेली। इनकी बात पूरी नहीं हुई थी, एकदम से सारा कुछ गायब हो गया। वो खूबसूरत बाग, फल फूल, सब्ज़ा, नहर, हौस और चिड़िया अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थीं। वो फिर से इसी अंधेरे में थी, खौफ भरे पुरअसरारियत भरे माहौल में। मोहित
एक झटके से शगुफ्ता बेगम की आंख खुली थी। पूरा जिस्म पसीने में शराबूर हो रहा था, सांस थोंकने की तरह चल रहा था। कैसा अजीब ख्वाब था ये। क्या हुआ अम्मी? निम्रा भी आंखें मलती हुई उठ बैठी। मोहित, मेरा मोहित, वो ठीक नहीं है, बात कराओ मेरी अभी इससे। इसे बुलाओ निम्रा के मुझसे अभी मिलने आए। फ़ोन मिलाओ इसे, वो बेचैनी से कहने लगी। लेकिन अम्मी, रात के 2 बज रहे हैं। मोहित भाई इस वक्त सो रहे होंगे। लगता है आपने कोई बुरा ख्वाब देखा है। वो ठीक होंगे। निम्रा ने पानी का ग्लास पकड़ाया। नींद की वजह से इसकी आंखें बोझल हो रही थी। बुरा ख्वाब? वो बड़बड़ाई। जहन में खूबसूरत मंजर लहराया था। नहीं, वो बुरा ख्वाब तो नहीं था, लेकिन वो अंधेरा, वो सोचकर बेचैन हुई। निम्रा, अभी बात कराओ मेरी इससे, वो बजिद हुई। निम्रा ने चुपचाप मोबाइल निकाला। इसे यकीन था इस वक्त मोहित कॉल रिसीव नहीं करेगा। नंबर मिलाकर वो जो कॉल ऑपरेटर की आवाज़ सुनने की उम्मीद कर रही थी, मोहित की आवाज़ सुनकर हैरान रह गई। भाई ये लें, अम्मी से बात करें, बहुत परेशान हो रही हैं आपके बारे में। इसने फ़ोन अम्मी को पकड़ाया। मोहित, मेरे बच्चे, तुम ठीक हो ना? शगुफ्ता ने फ़ोन लेते ही पूछा। अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ये बताएं इस वक्त क्यों जाग रही हैं? वो बशाशत से गोया हुआ। मैंने बहुत अजीब ख्वाब देखा है मोहित। तुम मुझे छोड़ के कहीं चले गए और मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ, वो लेटते हुए बोली। निम्रा इनको फ़ोन पकड़ाकर खुद सो चुकी थी। इसे हर किस्म के हालात में नींद आ जाती थी। अम्मी, वो सिर्फ ख्वाब था। आप फ़िक्र ना करें, आयतल कुर्सी पढ़कर सो जाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत जल्द मैं आपके पास हूँगा। अभी आप फ़ोन बंद करें और सो जाएं। वो नरमी से कह रहा था। अच्छा, तुम जल्दी आना मेरे पास, मैं इंतज़ार करूँगी। इन्होंने कॉल बंद करने से पहले याद दहानी करवाई। मैं जल्दी आऊँगा अम्मी, इंशाल्लाह, खुदा हाफिज़। इसने तसल्ली देते हुए अलविदा कहा। फ़ोन रखने के बाद वो अपने बेटे की सलामती के नफिल पढ़ने की नीयत से वज़ू करने चली गई। इनके वहम गुमान में भी ना था कि यह माँ बेटे की आखिरी गुफ्तगू होगी। इन्हें यकीन था कि बहुत जल्द इनका बेटा वापस आएगा, मगर किस हाल में वो ये नहीं जानती थी। फ़ोन बंद करके वो पलटा और बालकोनी से कमरे में आ गया। वो और अफराज इस वक्त जाग रहे थे। मेज़ पर 2-3 नक्शे फैले हुए थे जिन पे इस वक्त वो और अफराज मेहनत कर रहे थे। बात हो गई अम्मी से? इसने सवालिया नज़रों से पूछा। हाँ यार, बहुत उदास हो रही थी मेरे बगैर। वो धब से सोफे पे बैठते हुए बोला। माएँ ऐसी ही होती हैं, बच्चों को जब तक देख ना लें, इनसे बात ना कर लें, इन्हें चैन नहीं मिलता। वो नक्शे पे एक अहम निशान को समझने की कोशिश कर रहा था। वैसे अफराज, मैंने तुम्हें कभी अपने घर वालों से बात करते नहीं देखा। यार, मेरे घर वालों में कोई है ही नहीं, किससे बात करूँ? वो सोफे की पुश्त से टेक लगाकर यासियत से बोला। मैंने ISI ज्वाइन ही इसलिए की थी कि मेरे पीछे इंतज़ार करने वाला और रोने वाला कोई नहीं है। जासूसों का अंजाम बहुत गैर यकीनी होता है। घर वाले बेचारे राहें तकते रह जाते हैं और इनको तो शायद कब्र की मिट्टी और जनाजा भी नसीब नहीं होता। गुमनाम बन के जीना आसान नहीं होता। अपनी शनाख्त, माँ बाप, बहन भाई और बाकी सारे रिश्ते छोड़ने पड़ते हैं। सिर्फ एक ताल्लुक़ निभाना पड़ता है, जो आपके वतन से आपका होता है। बस, मेरे वालिद ISI में थे जब मैं 2 साल का था, जब वो गुमनामी की चादर ओढ़कर और बेयकीनी की डोर हमारे हाथों में थमाकर न जाने खुद कहाँ चले गए। फिर सालों बाद जब मैं 10 बरस का हुआ तो इनकी मौत का पता चला। दियारे गैर में एक जासूस का अंजाम इससे कम हो भी नहीं सकता। वो पल भर को रुका। हादी को इसकी आंखों में आंसू नजर आए। कौन कह सकता था कि ये वही अफराज है जो अपनी बातों से सबको हंसाता रहता था। कुछ देर के तवक्कुफ के बाद इसने फिर से सिलसिला कलाम जोड़ा। माँ जी वालिद साहब की जुदाई की खबर को सह ना सकीं और 1 साल बाद ही मुझे छोड़कर वो भी चली गईं। तब मैं 11 साल का था। मैंने तब सोचा कि ऐसी क्या कशिश थी मेरे वालिद की नौकरी में कि वो हमें भी छोड़कर चले गए। क्या इनको बहुत ज़्यादा पैसे मिलते थे? लेकिन जब घर की खस्ता हाली देखता तो इस ख्याल की नफ़ी हो जाती। गुमनामों को दौलत के अंबार क्या मिलते हैं, इन्हें तो बाज़ औक़ात वतन की मट्टी भी नसीब नहीं होती। फिर भी मैंने सोच लिया था कि बड़ा होकर अपने बाप जैसा बनूंगा, क्योंकि मेरी माँ हमेशा इनकी तारीफ़ किया करती थी। और अब देखो, मैं भी अपने बाप की तरह बन गया हूँ। एक वक्त में मैं इनसे इस फील्ड की वजह से बहुत बदगुमान रहता था और आज इसी फील्ड से जुड़ने के बाद मुझे फ़ख्र महसूस होता है। इसने हादी की तरफ देखा। तुम कहते हो कि मैंने कभी अपने घर वालों से बात नहीं की। यार, मेरा कोई होगा तो बात करूँगा ना। अफराज ने अपने दिल का सारा बोझ हल्का कर दिया था। कभी कभी हमें किसी सामिया की ज़रूरत होती है जिसे हम अपने दिल का हाल
सारा बोझ सुना सकें। किसी कंधे की ज़रूरत होती है जिस पे सर रखकर सारे आंसू बहा डालें। किसी शफीक हाथ की ज़रूरत होती है जो अपने हाथों में हाथ लेकर तसल्ली दे के सब ठीक हो जाएगा। किसी मुखलिस साथ की ज़रूरत होती है जो हमें बिखरने से समेट ले। हाँ, इंसान को मुख्तलिफ़ हालात में मुख्तलिफ़ सहारों की ज़रूरत पड़ती रहती है। हादी ने इसको गले से लगा लिया था। 1 महीना हो गया था इन दोनों को एक साथ। वो बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। अगरचे अफराज इससे थोड़ा बड़ा था मगर वो बेतकल्लुफ़ी से एक दूसरे को मुखातिब करते थे। वो रात इन दोनों की आंखों में कटी थी। शब व रोज़ इसी मामूल से गुजर रहे थे, लेकिन इतना फ़र्क ज़रूर आया था कि हर 2 दिन बाद वो सोनिया के घर पे होती थी। इसकी मुलाकात कर्नल रंजीत से इस दिन के बाद से सिर्फ एक दफ़ा हुई थी। डॉक्टर नबीहा तो पहले ही अस्पताल में होती थी। वो और सोनिया पूरे घर में दंदराती फिरती थी। इन्हें इंडिया आए 45 दिन हो चुके थे। 3 दिन बाद सोनिया और दुआ दोनों का ऑपरेशन था। दुआ का ऑपरेशन डॉक्टर नबीहा के ज़िम्मा था, लेकिन यह मुश्किल भी इसने आसान कर दी। डॉक्टर नबीहा, आपकी अपनी बेटी ऑपरेशन थिएटर में होगी तो आप कैसे किसी और काम में दिल लगा सकेंगी? इसलिए आप रहने दें। डॉक्टर आयशा मेरा ऑपरेशन कर देंगी। आप बस हम दोनों के लिए दुआ कीजिएगा। इनके घर के लाउंज में बैठे हुए इसने कहा था तो डॉक्टर नबीहा और कर्नल रंजीत दोनों बहुत मुतासिर हुए थे। थैंक यू सो मच कीती। मैं सच में यही सोचकर बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन तुम्हारे फादर स्पेशली मुझसे ऑपरेशन करवाने तुम्हें यूएई लेकर आए थे। अब मैं मना करूँगी तो इन्हें बुरा लगेगा। तुम दोनों ने भी अजीब ज़िद लगाई है कि सेम डे और सेम टाइम पे ऑपरेशन करवाना है। डॉक्टर नबीहा ने परेशानी से कहा, मेरे फादर की फ़िक्र नहीं करें आप, मैं हैंडल कर लूँगी। वो मेरी बात से इनकार नहीं करेंगे। गीती साहिबा ने कमाल फ़राख्तली से कहा था, ये सारा प्लान था ही इसी का। वो डॉक्टर आयशा से ऑपरेशन करवाना चाहती थी। रंजीत, हम सोनिया के ऑपरेशन से 1 दिन पहले पंडित जी को प्रार्थना के लिए बुला लेंगे ताकि सब ठीक हो जाए। डॉक्टर नबीहा ने अपने शोहर की तरफ देखकर कहा तो इसे भी ये आइडिया पसंद आया। सब रिलेटिव्स को भी इनवाइट कर लेना। फैमिली गैदरिंग में प्रार्थना होगी तो भगवान ज़रूर सुनेगा। रंजीत सिंह ने सर हिलाते हुए कहा। गीती, तुम भी अपने फादर के साथ आना, तुम्हारे लिए भी प्रार्थना हो जाएगी। इसकी तरफ देखते हुए डॉक्टर नबीहा ने कहा था, श्योर, मैं ज़रूर आऊँगी। इसने वादा करते हुए कहा। आप दोनों बातें करें, मैं चलती हूँ। इसने व्हील चेयर जाने के लिए मोड़ी। सोनिया से नहीं मिलोगी? वो अपने रूम में ही है। रंजीत सिंह ने हैरत से पूछा। नहीं अंकल, अभी मेरे फादर वेट कर रहे होंगे। सोनिया से कल मिल लूँगी। अब इसकी चेकिंग नहीं होती थी, फिर भी वो एहतियात करती थी। सोनिया के घर से थोड़ी ही दूर सिकंदर गाड़ी लिए इसका इंतज़ार कर रहे थे। इसे गाड़ी में बिठाने के बाद सवालिया नज़रों से देखा। बाबा, परसों हमें मौका मिल जाएगा क्योंकि काफ़ी मेहमान आए होंगे तो इनका ध्यान बढ़ जाएगा। वो अपनी सारी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स स्टडी रूम में रखता है, लेकिन एक मसला है। वो क्या? इन्होंने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। बाबा, मैंने स्टडी रूम का लॉक तो खोल लिया है मगर मैं खुफिया लॉकर का कोड नहीं मालूम कर सकी। सोनिया से भी पूछने की कोशिश की मगर इसे भी मालूम नहीं। वो शर्मिंदगी से सर झुकाए बोली, ये तो बहुत परेशानी वाली बात हो गई है क्योंकि हमें तुम्हारे ऑपरेशन से पहले वो फ़ाइल हासिल करनी होगी, वो भी इस तरह कि इनको शक भी ना हो। एक बात बताएं बाबा, आपकी एजेंसी की कोई फ़ीमेल एजेंट इंडिया में नहीं थी जो मुझे 7 समुंदर पार लाकर आपने मुश्किल में डाला हुआ है? इसने तिनक कर पूछा तो वो हल्का सा मुस्कुराए। असल में बेटा, अभी वाकई कोई फ़ीमेल एजेंट इंडिया में नहीं है और जो हमारे मेल एजेंट हैं इनको भी जल्द अंडरग्राउंड होने के लिए आर्डर दे दिए गए हैं। इसीलिए मुझे और अज़ीज़ को आना पड़ा। बाज़ औक़ात एकदम से सारे हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो सूरत हाल को संभालने के लिए नए एजेंट भेजे जाते हैं। लेकिन एक बात की समझ नहीं आई कि पाकिस्तान से तो कोई एजेंट भी आ सकती थी, फिर मुझे बतौर ख़ास यहाँ भेजने की क्या वजह? क्योंकि मैं तो आईएसआई से भी नहीं हूँ। वो जौबन चूंकर इसे देखने लगे। वैसे तुम्हारा दिमाग कुछ ज़्यादा ही नहीं चलने लगा? इतना डिटेल में मत सोचा करो। बाबा, आप बात को टाले नहीं, मुझे रीज़न बताएं, इसने सिकंदर को घूरते हुए कहा। वो जौबन खामोशी से ड्राइव करते रहे। ओह माय गॉड, डोंट टेल मी बाबा कि आप खुद चाहते थे कि मैं आऊँ, इसने सर पे हाथ मारते हुए कहा। यानी आप मुझे लेके आए हैं ना? इसने सिकंदर की खामोशी से नतीजा अखज़ किया। इन्होंने रोड के किनारे गाड़ी रोकी और एक गहरी सांस लेकर खुद को आने वाली सूरत हाल के लिए तैयार किया। इसकी तरफ रुख किया और मासूमाना अंदाज में सर हिला दिया।
बाबा, वो शदीद हैरत से चिल्लाई। यानी वो ठीक सोच रही थी। असल में पाकिस्तान में तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और कोई है नहीं, तो तुम्हें भेजना था ना। इन्होंने मजाक में फिर से बात डाली। अगर आप मुझे असल बात नहीं बताएंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। अच्छा चलो फिर सुनो असल बात। वो संजीदा हुए। पाकिस्तान से किसी फीमेल एजेंट का इंडिया में होना लाजमी था, इसलिए जब इस काम के लिए किसी और को मुंतखब किया गया तो मैंने तुम्हारा नाम लिया था। तुम बहुत डिप्रेस्ड थी और ये समझ रही थी कि अब तुम किसी मिशन में हिस्सा नहीं ले पाओगी, इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया और मेजर जनरल उबैद खान के सामने तुम्हारा नाम लिया। मैं चाहता था कि तुम इस फेज़ से निकल आओ। तुम मसरूफ़ रहती और मिशन में हमारी मदद करती तो अपनी बीमारी को भूल जाती, और मेरा फ़ैसला दुरुस्त है। एक मेजर होने की हैसियत से भी और बाप होने की हैसियत से भी मैंने ना सिर्फ अपने वतन बल्कि अपनी बेटी के हक़ में भी बहुत बेहतर किया है। क्या मैंने ठीक नहीं किया? इन्होंने सवाल किया तो रोते हुए इनके कंधे से लग गई। आप दुनिया के बेस्ट बाबा हैं। आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। मुझे फ़ख्र है कि मैं आपकी बेटी हूँ। आप फ़िक्र ना करें, मैं इस मिशन को मुकम्मल करके रहूँगी। मैं हरगिज़ भी आपको पछताने का मौका नहीं दूँगी कि मेजर सिकंदर की बेटी ने मिशन पूरा नहीं किया। बाबा, वो करतारपुर बॉर्डर वाली फ़ाइल मेरे ऑपरेशन से पहले आपके हाथ में होगी, ये मेरा आपसे वादा है। इसने आंसू साफ़ करते हुए अज़म से कहा था, और सिकंदर इसके जोश पे मुस्कुरा दिए। इन्हें पूरा यकीन था कि वो सब कर सकती है। फ्लैट में कैदियों की तरह रहते हुए तकरीबन 1 हफ़्ता हो चुका था और अभी तक मेल नहीं आई थी। दिन रात एक दूसरे की शक्लें देख देख कर बोर हो जाते, तो थोड़ी देर के लिए एक एक करके बाहर का चक्कर लगाते। कभी खुद ही खाना पका लेते तो कभी बाहर से मंगवा लेते। आखिर 1 हफ्ते के असाब शिकन और तवील इंतज़ार के बाद कहा गया कि कल रात के किसी भी पहर मेल मसूल हो जाएगी। इसका अगला सारा दिन बेचैनी से गुजरा था। रात का खाना बनाने को किसी का भी दिल नहीं किया और ना ही कोई बाहर जाने के लिए तैयार था। आखिर थक हार कर विकास ही उठा, चलो मैं ही खाना ले आता हूँ, मगर मेरे आने से पहले अगर मेल आ गई तो हरगिज़ भी ना खोलना। वो जाते जाते सख्ती से कहने लगा, तुम आराम से जाओ, अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं, अभी मेल नहीं आएगी। विकी ने कंप्यूटर पे नज़रें गाड़े जवाब दिया। वो खिलाफ़े तवक्को सर हिलाता बाहर चला गया। आधे घंटे बाद इसकी वापसी हुई। खाना खाते हुए भी मुसलसल सबकी नज़रें कंप्यूटर स्क्रीन पे थी। मुसलसल एक ही पोजीशन में बैठे रहने से अब तो थकन होने लगी थी। रात के 12 बज गए। वर्मा वहीं बैठे बैठे सो गया। थोड़ी देर बाद विकास भी डोलने लगा। 12:30 हो चुके थे। राजेश और मोहन भी बेसुध हो चुके थे। विकी भी अपनी जमाइयाँ रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। इसे हैरत हो रही थी कि वो सब आम रूटीन में भी 1-2 बजा देते थे और कभी कभार तो पूरी रात जागते गुजर जाती थी, मगर इतनी जल्दी नींद का आना हैरत अंगेज़ था। इसने बमुश्किल आंखें खुली रखने की कोशिश की, मगर पलकें भारी होती जा रही थी। शायद ये दिन भर की थकन और बेआरामी का नतीजा है। आंखें बंद होने से पहले इसने सोचा था, और फिर वो भी गहरी बेहोशी की नींद सो गया। सुबह 8 बजे सबसे पहले राजेश की आंख खुली थी। उठते ही इसकी नज़र कंप्यूटर पर पड़ी। वो सारी रात चलते रहने की वजह से शायद खुद ही ऑफ हो गया। इसने जल्दी से कंप्यूटर ओपन किया और अपना ईमेल अकाउंट चेक किया। इसके ख्याल में मेल आ चुकी थी, मगर ये ख्याल ही रहा, क्योंकि अभी तक ईमेल नहीं आई थी। लानत है, वो जी भर के झुलाया। तब तक बाकी भी एक एक करके उठने लगे। क्या हुआ? मेल आ गई? जल्दी बताओ, क्या लिखा है मेल में? वो सबके सवालों से झंझला गया। स्क्रीन के सामने से हटते हुए बोला, लो देख लो भाई सब, कोई मेल शेल नहीं आई। 1 हफ्ते से इंतज़ार कर रहे हैं, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब कोई एहतियात नहीं करनी। मैं अभी फ़ोन करता हूँ और पूछता हूँ कि मेल क्यों नहीं भेजी। वो गुस्से से अपने फ़ोन की जानिब बढ़ा तो विकास ने जल्दी से इसे रोका। रुक जाओ राजेश, तुम जानते हो ना कि हमें खुद से रब्ता करने की इजाज़त नहीं। फिर क्यों गुस्सा हो रहे हो? इसके हाथ से फ़ोन पकड़ के सोफे पर बिठाया। देखो, मेल नहीं आई तो इसमें क्या हर्ज है? क्या है? आज नहीं आई कल आ जाएगी। मेरा ख्याल है तुम 2-3 दिन मज़ीद सब्र कर लो, फिर फ़ोन करना। विकास ठीक कह रहा है, वर्मा ने मंदी मंदी आंखों से कहते हुए तायद की, जबकि विकी और मोहन खामोश रहे। मैं नाश्ता लेकर आता हूँ, तब तक तुम लोग फ्रेश हो जाओ, विकी ने उठते हुए कहा। वो दरवाज़ा बंद करके फ्लैट से बाहर आ गया। मार्केट की तरफ जाते हुए जेब से सेलफ़ोन निकालकर ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट की और एक नंबर डायल करके सेलफ़ोन पॉकेट में डाला। राब्ता होने पर वो सरगोशी के अंदाज में बोला, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं अफराज बात कर रहा हूँ। मुझे बताना था कि अभी तक ईमेल मौसूल नहीं हुई। हम सारी रात जागते रहे, मगर ईमेल नहीं आई। शायद चंद दिन तक आ जाए। थोड़ी देर तक दूसरी जानब से कुछ सुनता रहा। जी जी बिल्कुल सर, आप ठीक कह रहे हैं। मेजर सिकंदर से पता करवाएं। जनरल स्टोर से वो चंद कदम की दूरी पर हट गया। जी सर, हादी वही हैं, हम इन्हें एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ते। ओके सर, खुदा हाफिज़। वो कार ख़त्म करके जनरल स्टोर में दाखिल हो गया और डबल रोटी और दूध के पैकेट ख़रीदने लगा। बस इस ईमेल का इंतज़ार था। फिर सबको खुफिया तरीके से गिरफ़्तार कर लिया जाना था। कचरे की ढेर, बदबू और वही ताफ़ुन ज़दा
माहौल असाब पर पूरी तरह छा रहा था। ये एजेंट गोल्ड और मेजर सिकंदर का मीटिंग पॉइंट था। आज सुबह के 6 बजे की ये खुफिया मीटिंग आखिरी थी। इसके बाद एजेंट गोल्ड को अंडरग्राउंड हो जाना था। वो मेजर सिकंदर को एजेंट डायमंड के नाम से बुलाता था। इस जगह मिलने की ख़ास वजह ये थी कि इस तरफ आने का कोई सोच भी नहीं सकता था। सिर्फ इतवार के इतवार कचरे वाली गाड़ियाँ चक्कर लगाती थीं। चलें जी, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।